हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9वीं में गणित का दूसरा भाग भूमिति के बारे में देखने वाले हैं। भूमिति के पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और बाकी पार्ट पढ़ने से पहले हम कक्षा 8वीं में जो गणित के महत्वपूर्ण भाग जो कक्षा 9वीं में भूमिति के लिए उपयोगी हैं वह देखने वाले हैं। अर्थात इस जून महीने में हम पुनरावर्तन करने वाले हैं। तो पुनरावर्तन किसका होता है? पिछली कक्षा में हम जो गणित का भाग पढ़े हैं उसका होता है। चूँकि तुम पिछली कक्षा में एक गणित किताब में सब भूमिति और बीजगणित सब पढ़े थे, कक्षा 9वीं में आकर गणित का दो भाग हो जाता है, वह होता है बीजगणित और भूमिति। तो मैं आप लोगों को भूमिति पढ़ाने वाली हूँ। तो भूमिति का नया पाठ पढ़ने से पहले हम पुनरावर्तन करने वाले हैं। कक्षा 8वीं में आने वाले भूमिति के महत्वपूर्ण परिभाषाएं, सूत्र और कथन को एक बार रिवाइज करना, समझना और उसे फेयर नोटबुक में शुरुआत में ही लिखना। आप लोगों को नोटबुक की लिस्ट दी गई है जिसमें आपको 200 पेज की भूमिति की फेयर नोटबुक बनानी है। तो उस 200 पेज की फेयर नोटबुक में आपको ये जानकारी लिखनी है। तो ये जानकारी क्या दी जा रही है वो मैं समझा देती हूँ। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसे तो आप कक्षा 8वीं में ये पढ़कर आ चुके हो, लेकिन इसको रिवाइज करने से कक्षा 9वीं का भूमिति समझना आसान हो जाता है और ये लिखने के बाद आप लोगों को याद करके सुनाना भी है बारी बारी से। तो चलो शुरुआत करते हैं कि कक्षा 8वीं के गणित में भूमिति के कौन कौन से भाग के महत्वपूर्ण सूत्र आए थे। तो जैसा हम यहाँ देख रहे हैं, हमने हेडिंग डाला है पुनरावर्तन, भूमिति, महत्वपूर्ण जो शब्द हैं, कथन है, परिभाषाएं हैं। कक्षा 8वीं के गणित के किताब से भूमिति से संबंधित 9वीं के लिए महत्वपूर्ण सूत्र, प्रमेय और परिभाषाएं, जिसमें पहला आता है दो समांतर रेखाओं द्वारा किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर निर्मित कोणों में संगत कोणों की जो जोड़ियां होती हैं वह सर्वांगसम होते हैं। दूसरा आ रहा है उसी में संबंधित दो समांतर रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर निर्मित कोणों में एकांतर कोणों की जोड़ी सर्वांगसम होते हैं। और उसके बाद अगला और एक प्रमेय जो गुणधर्म आ रहा है, दो समांतर रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर निर्मित अंतःकोणों के प्रत्येक जोड़ी परस्पर संपूरक होते हैं। तो इसको हम डायग्राम बनाकर एक बार समझ लेते हैं। आप लोगों को याद रखने के लिए कथन को इसी तरह से लिखना है। तो ये समझने के लिए बार बार आपने देखा इसमें क्या दिया गया है, दो समांतर रेखा और कोई तिर्यक रेखा जब उनको प्रतिच्छेदित करती है तो बनने वाले 8 कोण होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कोणों की जोड़ियां बनती हैं, जिसमें से हमें संगत कोणों की जोड़ी बताया गया था हमें, जो F के आकार में मिलता है। ये पहला जोड़ी हो गया, तो इसके नीचे जो है वो दूसरा जोड़ी हो गया। इस तरह से यहाँ भी इस तरह से ये A कोण है, A के साथ E जो है वो संगत कोण है, तो D के साथ H जो है वो संगत कोण है। तो इस तरह से एक जोड़ी, दो जोड़ी, तीन जोड़ी और ये 4 जोड़ी कोण हमारे संगत कोण के हैं, जो कैसे होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। कब? जब दो रेखाएं समांतर हो। ये हम पार्ट 2 में 8वीं के पढ़ चुके हैं, जो कक्षा 9वीं में पहले ही पाठ में बहुत ही उपयोगी है और वो प्रमेय बनकर आने वाले हैं सिद्ध करने के लिए, और इस पर आधारित सवाल भी आएंगे। तो ये हमारा पहला संगत कोण की जोड़ी बन गई। तो संगत कोण की जोड़ी में हमने कौन कौन से देखे हैं? कोण बी के साथ कोण जो है एफ है, दूसरा कोण सी के साथ कोण जी है, तीसरा कोण कौन सा है संगत कोण का? कोण ए के साथ कोण ई है, और चौथा कोण कौन सा है? कोण डी के साथ कोण एच है।
तो ये चारों कोणों की जोड़ियाँ सर्वांग सम होती है। अगला हमारा प्रमेय गुणधर्म है, दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा जब प्रतिच्छेदित करती है तो बनने वाले एकांतर कोण, ये जो एकांतर कोण यहाँ पर Z के आकार में बनता है, ये सिखाया गया था 8वीं में। Z के आकार में जो बनता है कोण D के साथ कौन सा है, कोण F, ये हमारा F लिखा हुआ है, कोण D के साथ कोण F, तो ये हमारा पहला जोड़ी आता है, ये संगत कोण है। और यहाँ जो मैं आप लोगों को लिख के दिखा रही हूँ एकांतर कोण है, तो एकांतर कोण में पहली जोड़ी आ रही है कोण D के साथ कोण F, और दूसरी जोड़ी कौन सा बन रही है, इस तरफ से क्रॉस में जो बनती है कोण C के साथ कोण E, ये कैसे होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। और तीसरा हमने जो पढ़ा है अंतःकोण के लिए कि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करे, तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करने पर बनने वाले अंतःकोण अंदर बनते हैं, तो ये सी के आकार में जो कोण बना है कोण सी के साथ कोण F, कोण D के साथ कोण E, तो यहाँ हम अंतःकोणों की जोड़ियाँ लिख रहे हैं। पहला कोण आ रहा है कोण C के साथ कोण F, और दूसरा आ रहा है कोण D के साथ कोण E। ये कैसे होते हैं, ये सर्वांग सम नहीं, बट इनका योगफल 180 अंश के बराबर होता है। तो यहाँ इनका योगफल लिया जाता है और वो 180 अंश के बराबर किया जाता है। तो ये तीनों भी गुणधर्म हम कक्षा 8वीं में प्रैक्टिकल के द्वारा अच्छे से समझ लिए। ये समझाने के लिए है, आप लोग ये समझ के आ चुके हैं, मैंने समझा दिया दोबारा, ये आप लोगों को लिख लेना है। तो अब अगला हम चलते हैं, त्रिभुज के शीर्ष लंब एक ही बिंदु से जाते हैं अर्थात संगामी होते हैं और उनके संगम बिंदु को लंब केंद्र बिंदु कहते हैं, इसे O द्वारा दर्शाते हैं। ये हम पार्ट 4 में इसका बहुत अच्छे से हमने रचना भी बनाया था और बना के देखा था कि कैसे शीर्षलंब संगामी होते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष बिंदु है, तो 3 शीर्षलंब सामने वाले शीर्ष बिंदु से सामने वाली भुजा पर डाला जाता है, इसे ही शीर्षलंब कहते हैं। और जब तीनों शीर्षलंब खींच लेते हैं तो वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं, अर्थात उनका संगम बिंदु प्राप्त होता है, क्योंकि शीर्षलंब संगामी होते हैं और उस संगम बिंदु को O द्वारा दर्शाते हैं, अर्थात लंब केंद्र कहते हैं। तो इसको हम आकृति द्वारा भी समझेंगे। एक और देख लेते हैं, त्रिभुज की माध्यिकाएं जो होती हैं वो भी संगामी होती हैं। इनके संगमन बिंदु को जो हम कहते हैं केंद्र कहते हैं, इसे G द्वारा दर्शाया जाता है। किसी भी त्रिभुज में G का स्थान त्रिभुज के अंतभाग में ही होता है। संगमन बिंदु G जो है प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जो कक्षा 9वीं में भी हम इसका उपयोग करते हैं। तो इसको अब हम डायग्राम से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ एक त्रिभुज बना है और त्रिभुज ने शीर्ष बिंदु से सामने वाली भुजा पर लंब डाल दिया, तो ये पहला शीर्ष लंब, फिर ये दूसरा शीर्ष बिंदु, दूसरे शीर्ष बिंदु से सामने वाली भुजा पर लंब डाल दिया, तो ये दूसरा शीर्ष लंब, तो ये शीर्ष बिंदु से हमने यहाँ डाल दिया, तो ये तीसरा शीर्ष लंब। तीनों भी शीर्षलंब कैसे हैं, एक बिंदु से होकर जा रहे हैं, अर्थात ये संगामी है और इनके संगम बिंदु को O अर्थात लंब केंद्र कहते हैं। अगला हम माध्यिका का देखते हैं। माध्यिका में त्रिभुज में हम ये सब रचना कैसे करना है 8वीं में सिखाया गया था, बस यहाँ मैं रिवाइज कर रही हूँ। दूसरा हमने त्रिभुज ले XYZ और उसमें माध्यिका खींचते हैं। माध्यिका कैसे खींचा जाता है, शीर्ष बिंदु और सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाया जाता है। तो ये पहली माध्यिका, फिर ये शीर्ष बिंदु और सामने वाली भुजा की मध्य बिंदु, ये दूसरी माध्यिका, ये शीर्ष बिंदु और सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु मिला दिया तो तीसरी माध्यिका। तीनों माध्यिका एक बिंदु पर मिलते हैं, अर्थात ये संगामी है और इनके संगमन बिंदु को G द्वारा दर्शाते हैं। G को हम केंद्र कहते हैं और G जो है प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में 2:1 में विभाजित करता है। तो इसको मैंने अच्छे से डायग्राम द्वारा समझा दिया है। अब अगला हम महत्वपूर्ण सूत्र देखते हैं। ये महत्वपूर्ण सूत्र बीजगणित के लिए बहुत ही उपयोगी है, लेकिन इसके साथ साथ भूमिति में भी कुछ सवाल हल करने के लिए उपयोग में आते हैं। अतः ये छोटे छोटे सूत्र मैं लिख दी हूँ, ये आप लोग इससे बहुत फैमिलियर हैं, तो एक बार रिवाइज कर देती हूँ। a + b का वर्ग बराबर a वर्ग + 2ab + b वर्ग, a - b का वर्ग बराबर a वर्ग - 2ab + b वर्ग,
ए प्लस बी पहले कोष्टक में गुणे ए माइनस बी दूसरे कोष्टक में बराबर होगा ए वर्ग माइनस बी वर्ग। पहले कोष्टक में x प्लस ए गुणे दूसरे कोष्टक में x प्लस बी बराबर होता है x वर्ग प्लस कोष्टक में a प्लस बी कोष्टक बंद गुणे x धन a गुणे b कोष्टक में a धन b का घन बराबर होता है a का घन धन 3a वर्ग b धन 3ab वर्ग धन b का घन। कोष्टक में a माइनस बी का घन बराबर होता है a का घन माइनस 3a वर्ग b धन 3ab वर्ग माइनस b का घन। और अगला 7वां सूत्र है a प्लस बी प्लस सी कोष्टक में उसका वर्ग बराबर होगा a वर्ग धन b वर्ग धन c वर्ग धन 2ab धन 2bc धन 2ac। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से लिख लीजिए फेयर बुक में। अब हम अगले भाग पर चलते हैं। ये इसके आगे का सूत्र है जो हमने वहाँ पर देखा है, हम अगला देख रहे हैं उसके आगे का सूत्र a घन धन b घन। ये सब हम 8वीं में पढ़ चुके हैं। बराबर होता है पहले कोष्टक में a धन b दूसरे कोष्टक में a वर्ग माइनस ए बी प्लस बी वर्ग a का घन माइनस b का घन बराबर होता है पहले कोष्टक में a माइनस b दूसरे कोष्टक में a वर्ग प्लस ए बी प्लस बी वर्ग। ये सारे भी महत्वपूर्ण, ये सारे सूत्र जो हमने छोटे छोटे देखे वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं कक्षा 9वीं और 10वीं में, जो भूमिति में भी उपयोग में आते हैं। अलजेब्रा में तो उपयोग में आते ही हैं, भूमिति के लिए भी बहुत ही उपयोगी हैं। अब आगे हम सूत्र देखते हैं। तो आगे आ जाता है हमारा चतुर्भुजों का प्रकार, जो हम 8वीं में देखे हैं बहुत ही अच्छे से कृति करते हुए। अच्छे से आप लोगों ने कृति करके चतुर्भुजों के गुणधर्म को सिद्ध किया था और प्राप्त किया था। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं समकोण चतुर्भुज अर्थात आयत। आयत का परिभाषा है जिस चतुर्भुज के चारों कोण समकोण होते हैं उसे आयत कहते हैं। और आयत के गुणधर्म क्या है? आयत की सम्मुख भुजाएं परस्पर सर्वांगसम होते हैं। दूसरा, आयत के विकर्ण सर्वांगसम होते हैं। तीसरा, आयत के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये हमारा पहला हो गया आयत। उसके बाद हम चलते हैं वर्ग पर। वर्ग का परिभाषा क्या है? जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं सर्वांगसम होती हैं तथा सभी कोण समकोण होते हैं उस चतुर्भुज को वर्ग कहते हैं। गुणधर्म में आएगा वर्ग के विकर्ण सर्वांगसम होते हैं, वर्ग के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, वर्ग के विकर्ण समकोण पर प्रतिच्छेदित करते हैं, वर्ग के विकर्ण सम्मुख कोणों को समद्विभाजित भी करते हैं। ये सारे गुणधर्म 8वीं में हमने कृति करते हुए समझ लिया है, उसको बस हम रिवाइज कर रहे हैं। अभी ये सब पढ़ने के बाद हम डायग्राम में भी समझेंगे। नेक्स्ट हमारा आ जा रहा है 11वां समचतुर्भुज, जिसको रोम्बस कहते हैं। परिभाषा है जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं सर्वांगसम हो उसे समचतुर्भुज कहते हैं। गुणधर्म समचतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण वाले जो भी गुणधर्म है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमें 9th क्लास के लिए, इसलिए इसे ज़रूर याद रखना है, इस पर सवाल आते हैं। नेक्स्ट हमारा आ रहा है समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम। जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं परस्पर समांतर होती हैं उस चतुर्भुज का समांतर चतुर्भुज कहते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, अभी ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला और चतुर्भुज का प्रकार पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसको डायग्राम से हम समझते हैं। तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला हम समांतर चतुर्भुज का परिभाषा देख लिया, गुणधर्म देखते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। नेक्स्ट चतुर्भुज है समलंब चतुर्भुज। जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की एक जोड़ी समांतर होती है उस चतुर्भुज को समांतर समलंब चतुर्भुज कहते हैं। गुणधर्म एक ही है, इसमें बहुत ही कम है। समलंब चतुर्भुज के संलग्न कोणों के 4 में से 2 जोड़ियां संपूरक होती है। नेक्स्ट हमारा है आखिरी पतंग काइट। आप लोगों ने इसे पढ़ा भी था 8वीं में और पतंग बनाकर भी दिखाया था, तो उसके बारे में हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जिस चतुर्भुज का बड़ा विकर्ण छोटे विकर्ण को लंब समद्विभाजित करता हो वह चतुर्भुज पतंग कहलाता है। इसका गुणधर्म क्या है? संलग्न भुजाओं की दोनों जोड़ियां सर्वांगसम होती हैं,
दूसरा सम्मुख कोणों की एक जोड़ी सर्वांग सम होती है। तो सारे हमने चतुर्भुज के प्रकार जो कृति द्वारा 8वीं में समझे थे वो सब गुणधर्म को हमने लिख लिया है। इसको आपको अच्छे से रिवाइज करना है और अब इसको डायग्राम को समझते हैं। आप लोगों को भी ये डायग्राम अच्छे से एक चार्ट में बनाकर दिखाना है। ये सारे चतुर्भुजों के चिन्हों को बनाने आना चाहिए। तो ये कैसे बनाया गया है? सबसे ज़्यादा गुणधर्म किसमें हमें पाया जाता है? वर्ग में। वर्ग में कौन कौन से गुणधर्म है कि वर्ग के सभी कोण समकोण होते हैं, वर्ग की सभी भुजाएं सर्वांग सम होती हैं, वर्ग के विकर्ण लंब पर समद्विभाजित करते हैं, वर्ग के विकर्ण सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करते हैं और वर्ग के विकर्ण सर्वांग सम होते हैं। ये सारे सबसे ज़्यादा गुणधर्म वर्ग से होने से वर्ग को सबसे पहले ऊपर रखा गया। फिर वर्ग के ही गुणधर्म से दो भाग करके दो चतुर्भुज आए। इसके कुछ गुणधर्म समचतुर्भुज गए तो कुछ गुणधर्म आयत ने लिया। तो वर्ग से ही दो भाग बना समचतुर्भुज और आयत। समचतुर्भुज में वर्ग के गुणधर्म क्या क्या आए हैं कि इसकी सभी भुजाएं सर्वांग सम होती हैं और इसके विकर्ण लंब पर प्रतिच्छेदित करते हैं। साथ में इसके सम्मुख कोण सर्वांग सम होते हैं और इसके विकर्ण समद्विभाजित होते हैं। और यहाँ पर कौन सा गुणधर्म आया है कि वर्ग के सभी कोण समकोण होते हैं और वर्ग के विकर्ण जैसे सर्वांग सम है वैसे ही आयत के विकर्ण सर्वांग सम होते हैं और आयत के जो कोण हैं वो सभी कोण समकोण होते हैं। आयत की सम्मुख भुजाएं सर्वांग सम होती हैं। अब इसमें से इन दोनों में से मिलाकर जो थोड़ा गुणधर्म मिलता जुलता है वो आ चुका है समांतर चतुर्भुज में। समांतर चतुर्भुज में आयत का आया है कि सम्मुख भुजाएं सर्वांग सम होती हैं और समचतुर्भुज आया है कि इसके विकर्ण समद्विभाजित होते हैं। तो यानी कम इन दोनों से लेकर जो गुणधर्म से चतुर्भुज बना है वो है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में हम देख रहे हैं सम्मुख भुजाएं सर्वांग सम होती है और विकर्ण सिर्फ समद्विभाजित करते हैं। लंब यहाँ नहीं होता है, ना यहाँ लंब होता है। विकर्ण पर लंब जो है ना वो सिर्फ समचतुर्भुज और वर्ग में आता है। वो आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लंब का निशान इसमें नहीं होता है, आयत में नहीं होता है और समांतर में नहीं होता है। अब सबसे कम गुण लेकर सबसे ज़्यादा गुण लेकर वर्ग एकदम टॉप पर है तो सबसे कम गुण लेकर समलंब चतुर्भुज सबसे नीचे बना हुआ है। उसमें एक ही गुण है कि इसके संगत समांतर भुजा जो सम्मुख भुजाओं की दो जोड़ियाँ हैं उसमें से एक जोड़ी समांतर होती है। तो इस तरह से बच्चों हमने रिवीजन का पहला भाग पूरा किया। ये पहला भाग हुआ क्योंकि हमें पूरे 8वीं के गणित से भूमिति के सारे सूत्र पढ़ने हैं। तो हमने इस पहले वीडियो में यहाँ तक इसको कवर कर लिया है। आप लोग इसे अच्छे से लिख कर याद करके मुझे बताना है। थैंक यू।